नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए शिक्षा बना दें आसान, तो इसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी देखने वालों को, चाहे छात्र छात्राएं हैं या शिक्षकगण हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आप सभी ने हमसे अनुरोध किया कि हम आपके लिए ऐसे विषय पर लेक्चर आयोजित करें जिससे कि आपके लिए यूपीएससी निकालना हो जाए आसान। तो ख़ास तौर पर संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए हमने इस कोर्स को शुरू किया है। हम पहले भी एक लेक्चर आयोजित कर चुके हैं। तो बताना चाहेंगे मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के बारे में। और वो छात्र छात्राएं जो संस्कृत भाषा से, संस्कृत विषय से यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हम यूपीएससी मेंस का जो पेपर 1 है उसमें आने वाले कंपलसरी जो क्वेश्चंस हैं, कंपलसरी जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर किस प्रकार दिए जाएं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में। और मैं बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं कि जो जितने भी यूपीएससी छात्र छात्राएँ हैं जो यूपीएससी पेपर्स क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए पूर्ण मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने में ये कार्यरत हैं। तो आइए इनके माध्यम से हम आज यूपीएससी मेंस का जो पेपर 1 है उसमें आने वाले कंपलसरी जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके उत्तर किस प्रकार दिए जाएं, जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, बड़ा ही सुंदर दिन है, शिक्षक दिवस। आप सारे लोग तन मन धन से आगे आने वाली जो मुख्य परीक्षा है यूपीएससी की, उसमें लगे होंगे। इसलिए आज इस विशेष दिन पर उन सारे शिक्षकों की आपके साथ शुभकामनाएं हैं जिनके आदेश में, जिनकी पढ़ाई में, जिनके अध्ययन में आपने अपने को यहाँ तक पहुँचाया है। मित्रों, जैसे कि सूचना आपको मिली है, आज हम यूपीएससी पेपर 1 का कंपलसरी प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पूर्व 2-3 चीज़ें आवश्यक है। जैसा हम जानते हैं कि जो यूपीएससी में पूछे जाने वाले कंपलसरी प्रश्न हैं उनकी संख्या 4 हैं दोनों पेपर मिला करके, जिनमें 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने होते हैं। पेपर 2 का पहला प्रश्न कंपलसरी है, लेकिन यह आपके अपने माध्यम में लिखने होते हैं। तो मैंने आज प्रयास किया है कि पेपर 1, स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप पाएंगे जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं लघुत्तरात्मक, जिससे अगर ये कहें कि उसमें 10 में 10 आते हैं, उसमें 9.5 की भी संभावना नहीं रहती और उसमें 0 की भी संभावना नहीं होती। इसलिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को कोशिश यहाँ पे आपके सामने उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। और इसमें आप ये मान के चलें कि आपके इस लेक्चर के बाद अब आपको केवल 490 नंबर के प्रश्नों की तैयारी बाकी बची रह जाएगी। तो इसलिए इन 10 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको हम ध्यान से समझें, जानें। जैसा आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस की सारी बातें हैं। हमारा उद्देश्य सिलेबस को पूरा करना नहीं, बल्कि सिलेबस से पूछे जाने वाले उन प्रश्नों का उत्तर आपके सामने देना है जिनके विषय में छात्र बहुधा दिग्भ्रमित रहते हैं और या तो उनको कहीं से कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आप यहाँ घर बैठे इस व्याख्यान के माध्यम से अपने में यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आत्मविश्वास अवश्य ही आप बढ़ा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न। इसमें आप पाएंगे कि यूपीएससी का जो प्रथम प्रश्न है उसके ऊपर एक पंक्ति लिखी होगी, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः। यानी नीचे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने ही देने हैं। ध्यान रखेंगे, इस निर्देश के माध्यम से यह जानकारी हमें नहीं मिलती कि सारे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देने हैं। इस निर्देश का केवल इतना अर्थ निकलता है कि हमें आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा, उसका जब हम कहते हैं कि उप प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 1 का 1, इस तरह के प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 1 का क, उस निर्देश को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा में सामान्यतया हम उन निर्देशों को नहीं पढ़ते और केवल प्रश्न के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके उत्तर लिखने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी सावधानी में
हमारे पास जो निर्देश होता है, जो निर्देश में कुछ और पूछा जाता है, लेकिन पुराने संस्कार से हम उन प्रश्नों का उत्तर कुछ लिख बैठते हैं। जैसे आप देखेंगे नीचे एक पट्टी पे लिखा हुआ है कि अधो निर्दिष्टाः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया एव द्वि-त्रि-पंक्तिषु समाधेयाः। मतलब यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि संस्कृत में ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहां पर यह भी निर्देश है कि 2-3 पंक्तिषु। मित्रों, ये एक 2-3 पंक्तिषु ये अनिवार्य तत्व नहीं है, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं इसमें जिन प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में ही हो जाएगा, तो वहां पर तो 2-3 पंक्ति नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हो सकता है 2-3 से वो 4 हो जाएं, लेकिन ध्यान रखना है ये वाक्य नहीं कह रहे, ये पंक्ति कह रहे हैं। पंक्ति और वाक्य में अंतर होता है, ठीक है। हो सकता है कि एक वाक्य ही आपको 4 पंक्ति तक चले, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि 2 या 3 पंक्ति में आप अधिकांश यदि सोचें जो स्थान यूपीएससी की कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में छोड़ा जाता है, उस दृष्टि से तो आप ये समझें कि 3 वाक्य में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलते हैं, हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न जो इस वर्ष 2015 में पूछे गए हैं, मैं उस आधार पर आप लोगों के सामने इसके उत्तर को रख रहूंगा, क्योंकि इसी प्रकार की परंपरा पीछे के भी प्रश्नों में रही है और हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की परंपरा रहेगी प्रश्नों के पूछे जाने की। कहते हैं रि श श वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लेख्यानि। 3 वर्ण हैं यहां पर। रि जैसे ऋषि वाला रि कहते हैं हम, श स्पष्ट है, और ये श जिसे कि क्षमा क्षमा करेंगे, ये प वर्ण है, प अर्थात पवर्ग वाला ये वर्ण है। इन तीनों के उच्चारण स्थान यहां पूछे जा रहे हैं, अर्थात इन तीनों का उच्चारण हम कहां कहां से करते हैं। मित्रों, एक चीज और ध्यान रखना है, इन तीनों के उच्चारण भिन्न भिन्न स्थल से है। कभी कभी शीघ्रता में हम ऐसा सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों एक ही जगह से उच्चारित वर्ण है। ऐसा नहीं देखना है, हमें समझदारी से लेना है। जो री है इसका उच्चारण स्थान भिन्न है, श इसका उच्चारण स्थान भिन्न है, और प इसका उच्चारण स्थान भिन्न है। इसीलिए हमें इन जगहों पर इन तीनों के लिए अलग अलग वाक्य का हम निर्माण कर लेंगे, तो 2-3 पंक्तिषु समाधेयः जो ऊपर में आपके लिए अनिवार्य एक निर्देश है, उसका भी समाधान हो जाएगा। मैं थोड़ी टिप्पणी कर दूं उच्चारण स्थान के विषय में। संस्कृत व्याकरण में सारे वर्णों के उच्चारण स्थान की स्पष्ट रूपरेखा बना दी गई है, जो हम पहले से ही जानते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कंठ से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वो क्या क्या है? अ, कु, ह और विसर्ग। अ, कु, ह और विसर्ग। इसमें एक अपरिभाषित शब्द आ गया है जिसकी हमें जानकारी प्रायशः नहीं होती है, वो है कु। मित्रों, हम ये जानते हैं कि जैसे हम कवर्ग कहते हैं, चवर्ग कहते हैं, टवर्ग कहते हैं, तवर्ग कहते हैं और पवर्ग कहते हैं, उसके लिए पाणिनि ने या उसके लिए वैयाकरणों ने बड़ा ही संक्षिप्त शब्द का प्रयोग किया है उन वर्गों के 5 वर्णों की अभिव्यक्ति के लिए। जैसे कु है तो कु का मतलब हम कवर्ग समझेंगे, और क, ख, ग, घ, ङ। इसी तरह ये कु, चु, टु, तु, पु, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों का जो संक्षिप्तीकरण रूप है वह है कु, चु, टु, तु, पु। तो कु अगर किसी भी सूत्र में रहेगा तो उसका अर्थ हम यह समझेंगे कि ये कवर्ग कह रहे हैं। इसी तरह होगा इचुयशानाम तालुः, इ चु यानी चवर्ग, श तालव्य श, इनके जो उच्चारण स्थान हैं ये तालु हैं। अब आप पाएंगे कि हमारा पहला वर्ण जो प्रश्न में है वह है री। इसके लिए भी हम जा रहे हैं, सूत्र निकालते हैं। क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। री यानी ऋषि वाला री, टू यानी टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर कह रहे हैं ऋतु र और र वर्ण और श षटकोण वाला वर्ण। इन तीनों के जो उच्चारण स्थान हैं वे क्या हैं? मूर्धा हैं।
तो हमें पहला जो वर्ण है उसका उत्तर मिल गया। हम लिखेंगे रि इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा वर्तते। एक वाक्य मैं पुनः उसे आपके सामने रख रहा हूं कि रि इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा वर्तते या मूर्धा अस्ति। अस्ति और वर्तते सहायक क्रिया है, इसका हम प्रयोग है के लिए करते हैं। अब यहां पर एक वाक्य का निर्माण हो गया और आपने यह भी दे दिया, लेकिन मित्रों इसमें एक शब्द मैंने प्रयोग किया है इति। मैं इसके ऊपर भी टिप्पणी कर दूं कि संस्कृत में सामान्यतया किसी भी चीज को, किसी भी वाक्य को, किसी भी वर्ण को हाईलाइट करने के लिए हम इति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो रि इति अर्थात रि को हमने हाईलाइट कर दिया। कभी कभी जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके लिए भी हम इति शब्द का प्रयोग करते हैं, और सामान्यतया जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो विश्वजनीन सत्य वाले वाक्य होते हैं, हम उनके साथ भी इति शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर हाईलाइट करने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, रि इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा वर्तते। पुनः आप पाएंगे दूसरा वर्ण श है। पाणिनि के जो व्याकरण के सूत्र हैं, उन व्याकरण के सूत्र के क्रम में इचु यशानाम मूर्धा इचु यशानाम तालु पहले आता है। अब ये जो तालु वाला पहले आता है तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जानबूझ करके यहां वर्णों के क्रम को उलट पलट दिया है और आपको दूसरे वर्ण के रूप में श पूछ लिया गया है, जिसका कि हमने पहले ही आपके सामने चर्चा की। वहां पर भी है इचु यशानाम तालु। अगर ये याद है आपको तो वहां पर आप स्पष्ट निकाल सकते हैं कि श वर्ण जो यहां पर शंकर वाला, शिव वाला, यानी आज का जो शिक्षक दिवस का शिक्षक का श है, उसका उच्चारण स्थान तालु है। उसमें भी आप लिखेंगे श इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु वर्तते। तो दो पंक्ति और तीसरी पंक्ति है प के लिए आप पाएंगे, हालांकि मैंने तीनों सूत्रों को आपके सामने रखा है, केवल निर्देश मात्र के लिए सूत्र लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। परीक्षा में आप इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र नहीं लिखेंगे, आप केवल उत्तर देंगे, निर्देश मात्र देंगे। प के लिए है उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यानी उ और पवर्ग, और उपद्मानीय भी है। उपद्मानीय वर्ण यद्यपि आज प्रयोग में नहीं है, आधुनिक संस्कृत में हम आप प्रयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए अभी चर्चा में उसको हम नहीं लाएंगे, लेकिन हमारे लिए दो हैं, उ और पवर्ग पु। इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं, ओष्ठ हैं। तो प इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठौ वर्तते। हम इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे और 1 नंबर का प्रश्न आप इस आधार पर लिखते हैं, यानी 499 अंक अब हमारे लिए बचे रह जाते हैं, जिनकी हमें तैयारी शुरू करनी होती है। इसमें और मैं टिप्पणी कर दूं कि एक लंबी सूची है, उन सूत्रों का आप संकलन कर लें। मेरे ख्याल से 4-5 का तो नाम मैंने ही आपके सामने बता दिया, और वही 3-4 और बचते हैं जिसमें जिह्वा मूली आदि के हैं। उनकी सूची बना करके अपने पास रख लें, और उसको घर में कोई रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। हमने कु चू टू तू पू आदि की व्याख्या आपके सामने कर दी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है महाप्राण वर्णाः के, अर्थात कौन कौन से वर्ण हैं हम जिसे महाप्राण कहते हैं। संस्कृत में इस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है वर्णों की प्रकृति को ध्यान में रख करके। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, संवार, विवार आदि ऐसे कुछ वर्गीकरण है। आपके लिए प्रश्न है महाप्राणाः के। कल आपको अल्प प्राणाः के ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपको सघोषाः के ये भी पूछा जा सकता है, अघोषाः के ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनका भी एक टेबल आपके पास होना चाहिए, वो टेबल बना लेना चाहिए, और उस टेबल के अंतर्गत हम इन वर्णों को रख लें ताकि हमें आने वाले दिनों में तैयारी करने में सुविधा हो, आसान हो कि महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। हम यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ लें कि महाप्राण किसे कहते हैं और अल्प प्राण किसे कहते हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हम कम सांस छोड़ते हैं, हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु है, निकलने वाली जो हवा है, जिनमें हम कम छोड़ते हैं, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे अधिक सांस निकलते हैं, हमारी अधिक हवा निकलती है, हम उसे महाप्राण कहते हैं। हम
अभी एक वर्ग विशेष को ले लेते हैं, जैसे कवर्ग है, तो आप पाएंगे क, ख, ग, घ, 4 वर्णों का हमने उच्चारण किया। अगर आपने तन्मयता से इन वर्णों के उच्चारण को सुना होगा तो स्पष्ट रूप से जो दूसरा और चौथा वर्ण है, ये दोनों पहले और तीसरे वर्ण की अपेक्षा ज्यादा भारी लग रहा है। आप सुने एक बार फिर से, क, ख, ग, घ, यानी दोनों जो दूसरा और चौथा है उसमें आपको श्रम ज्यादा करना पड़ रहा है और उसमें हमारे प्राण, हमारे जो सांस हैं, हमारी जो वायु है वो ज्यादा निकल रहा होता है। तो तदनुसार महाप्राण वर्ण जो हैं पूरे आपके वर्णमाला में, पूरे अल्फाबेट्स में, उनकी सूची इस प्रकार है। हम केवल वर्ग मात्र तक सीमित नहीं रहेंगे। हमें यह भी एक क्या है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि केवल वर्गों के मध्य ही महाप्राण होते हैं, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अंतर्गत ही महाप्राण होंगे, ऐसा नहीं है। हमने उनकी सूची दी है अभी आपके सामने और उन सूची को देखते हैं। हम वर्ग क्रम के अनुसार चलते हैं। कवर्ग के अंतर्गत ख और घ ये महाप्राण वर्ण है। चवर्ग के अंतर्गत छ और झ महाप्राण है। टवर्ग के अंतर्गत ठ और ढ महाप्राण है। तवर्ग के अंतर्गत थ और ध महाप्राण है। पवर्ग के अंतर्गत फ और भ महाप्राण है। तो ये तो वर्ग के अंतर्गत होने वाले 10 महाप्राण वर्णों की सूची हुई। इसके अतिरिक्त जो तीनों शकार हैं, यानी श, श और स, और इसके अतिरिक्त जो ह है, ये 4 वर्ण जो हैं, इन 4 वर्णों को भी हम महाप्राण कहते हैं। तो तदनुसार महाप्राण वर्णों की जो कुल संख्या है वह कितने होंगे? 14 इनकी संख्या हो गई। आज के दिन से हमें यह स्मरण में रखना है कि महाप्राण वर्णों की कुल संख्या 14 हैं और ये 14 के 14, 10 तो वर्गों से आ गए, दूसरा और चौथा, और शेष जो 4 हैं श, श, स और ह, ये महाप्राण वर्ण मिलकर के 14 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार अल्प प्राण को भी देख लें, जैसे क और ग, च और ज, ट और ड, त और द और प और ब, ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में यदि आगे आने वाली परीक्षा में आपको पूछे जाएं कि अल्प प्राणाः के, तो उसके उत्तर में आप ये 10 वर्णों को वहां गिना सकते हैं, बल्कि गिनाना ही चाहिए। यही 10 वर्ण होंगे और इसके आपको 1 अंक और मिलेंगे। तदनुसार 498 अंक की तैयारी आपकी शेष रह जाती है। मित्रों, इसी में तीसरा प्रश्न है, यम प्रत्याहारांतरगताः वर्णाः लेखनीयाः। इससे पहले हम जान लें, एक श्रृंखला यहां हमारे यूजीसी पे ही चली थी, प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, जिसमें कि बड़े ही सरल शब्दों में, सरल तरीके से संस्कृत व्याकरण को आपके सामने प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया था। उनमें आप पाएंगे कि हमने माहेश्वर सूत्र की चर्चा की है और उस माहेश्वर सूत्र की चर्चा के क्रम में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि यही हमारा जो है प्रारंभिक हमारी वर्णमाला है। वस्तुतः पाणिनि ने उसे वैज्ञानिक रीति से एक सूत्र में निबद्ध कर दिया, लेकिन उन सूत्रों का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो वह हमारा वर्णक्रम बनता है, वह हमारी वर्णमाला बन जाती है और इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि उस पर एक टिप्पणी आई थी उस लेक्चर के ऊपर में, और टिप्पणी में यह कहा गया था कि माहेश्वर सूत्र को वर्णमाला नहीं कहा जाना चाहिए। मैंने उनका उत्तर भी उनको उस टिप्पणी में दिया कि नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इसे वर्णमाला नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि वर्णमाला का स्वरूप ही वह होता है कि जिन जिन वर्णों के या संयोग से हम अक्षर का निर्माण करते हैं और उन अक्षरों के मतलब शब्दों का निर्माण करते हैं और उन शब्दों के नियमित प्रयोग या संयुक्त प्रयोग से वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। तो वर्ण की यह भूमिका होती है और माहेश्वर सूत्र में सूत्र शैली में उन वर्णों को संजो करके रखा गया है, इसीलिए हम उसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वस्तुतः वह वर्णमाला ही है, उसे वर्णमाला ही समझा जाना चाहिए। अब दूसरी बात इस क्रम में आते हैं, तो जब हम उन वर्णमाला को आपके सामने प्रस्तुत हमने किया है, उनको आप देखेंगे, मैं एक बार पुनरुच्चारण कर लेता हूं, सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। आप सुने,
अ इ उन रिल रिक एओंग अयोच हय वर टलन यम गण नम झभय घड धस जब गड दश खफ छठत चट तव कपय शस सर हल। इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं। उन 14 सूत्रों के अंत में एक एक हलंत से युक्त वर्ण होता है और इन्हीं के आधार पर आप एक संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे आपके प्रश्न में पूछा गया है यहां यम प्रत्याहार, लेकिन उससे पहले भी हम 2 प्रमुख शब्द पर ध्यान ले लें। एक है अच, दूसरा है हल। अब लोग सभी जानते हैं कि स्वर वर्ण के लिए हम अच संधि प्रयोग करते हैं स्वर संधि के लिए, और व्यंजन संधि के लिए हम हल संधि का प्रयोग करते हैं या हलंत का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः ये जो अच और हल है यह प्रत्याहार है, अर्थात जिस संधि के अंतर्गत अचों का विधान हो, स्वरों का विधान हो, वह स्वर संधि या अच संधि है, और जिसके अंतर्गत हल का विधान हो हम उसे हल संधि कहते हैं। अब अच देखिए क्या हो रहा है, अ इ उ रील री ए ओ ऐ औ। ये जो है एवं अयोच्य से जो च जहां एंड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि अ से लेकर के च के मध्य आने वाले जो हलंत रहित शब्द हैं वे सारे के सारे अच हो गए। यहां पर भी हमें देखना है कि यम प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है। जब हमने हल की बात की तो हल के अंतर्गत देखिए ह य व र, और अंतिम 14वां सूत्र जो है हल, उसके ह तक इसमें प्रयोग प्राप्त होता है। मित्रों, यम पे हम चर्चा करें। यम देखिए क्या हो रहा है, हय का य लेंगे, हय वर टलन है तो इसका हम य लेंगे, और य के आगे आने वाले वर्ण जितने भी हैं और मां हलंत तक जिन जिन वर्णों को हम प्राप्त करते हैं उन सारे वर्णों को हम यम प्रत्याहार के अंतर्गत मानेंगे। उदाहरण के लिए आप पाएंगे य, व, र, ट, ल, ञ, म, ङ, ण और ना। एक ना यहां मिसिंग है, तथा दधा ना वाला ना यहां मिसिंग है, यम गणनम। तो ये जो है हम इनको कहते हैं यम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अब इसको देखिए क्या कैसे लिखना है परीक्षा में। आपको परीक्षा में लिखना है कि य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न इति वर्णाः यम प्रत्याहारांतर्गताः विद्यन्ते। और प्रश्न है आपका कि वर्णाः लेखनीयाः, वे केवल वर्ण को लिखने की बात कर रहे हैं, तो हम इन वर्णों को वहां पर लिखेंगे और ये जरूर लिख देंगे यहां पर कि यम प्रत्याहारांतर्गत गताः एते वर्णाः सन्ति। बस, तो ये आपके एक और प्रश्न के उत्तर हो गए। आगे चौथा प्रश्न है, और वह चौथा प्रश्न है पद शब्दस्य कोर्थः संस्कृत व्याकरण। स्पष्ट कर दिया है यहां पर कि संस्कृत व्याकरण में पद शब्द का अर्थ क्या है। अन्यथा व्याकरण से बाहर पद शब्द के कई अर्थ हैं, जिसमें एक अर्थ तो कदम ही है, पैर है। ठीक है, तो अगर सिंपल इतना सा प्रश्न पूछा जाता कि पद शब्दस्य कोर्थः, तो इसके कई अर्थ हो सकते, शब्दकोशीय अर्थ इसके बनाने पड़ते, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से यहां पर स्पष्ट आपको कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण में पद शब्द का क्या अर्थ है। तो मित्रों, आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो व्याकरण के हैं, जब हम सिलेबस की दृष्टि से इन विषयों का विश्लेषण करेंगे तो उनमें हम एक एक इन विषयों की चर्चा आपके सामने करेंगे। चूंकि अभी मुख्य परीक्षा सामने है, इसीलिए मैं प्रश्न के उत्तर की पद्धति की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अन्यथा जब आप संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो उन संज्ञा प्रकरण में कई सारे सूत्र हैं। हलंत्यम है, तुल्यस्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, इसी तरह और कई हैं, समाहारः स्वरितः है। ऐसे जो सूत्र हैं, इन सूत्रों की सूची आपके पास होनी चाहिए और उन्हीं में से किसी एक शब्द का अर्थ आपको पूछ लिया जाएगा। अब देखिए यहां पर आपने सूत्र पढ़ा होगा, सुप तिङंतम पदम। पद शब्द का क्या अर्थ है यहां पर? सुप और तिंग, यानी सुप से अंत होने वाले और तिंग से अंत होने वाले जो होते हैं, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, उनको पद कहा जाता है। रही बात, मैं सांकेतिक रूप से सुप और तिंग को भी समझा देता हूं। विश्लेषण करना नहीं है आवश्यक आपको परीक्षा में, क्योंकि आपको केवल इतना मात्र लिखना है, सुप तिङंतम। सुप
पदम इति शब्दस्य अर्थः। मैं पुनः कहूं, प्रश्न अपना है कि पद शब्दस्य को अर्थः संस्कृत व्याकरणे। आपको लिखना है कि संस्कृत व्याकरणे पद शब्दस्य अर्थो वर्तते डैश सुप तिङन्तम् इति। बस इतना मात्र आपको परीक्षा में लिखना है, क्योंकि इसमें विश्लेषण की जरूरत नहीं है। विश्लेषण के लिए यह कह रहा है कि 2-3 पंक्ति में, तो आपकी तो एक ही पंक्ति है। आप चाहें तो इसमें आप इतना स्पष्ट कर सकते हैं कि सुप प्रत्ययान्त सहिताः ये शब्दाः भवन्ति ते सुबन्तं भवति, तदनु ये तिङ् प्रत्ययैः निर्मिताः शब्दाः सन्ति ते तिङन्त शब्दाः भवन्ति। अब देखिए क्या है सुप, क्या है। हम आप जब शब्द रूप पढ़ते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान आदि, तो उसमें एक विषय आपको पूछा जाता है कि अगर रामम शब्द है तो ये रामम शब्द द्वितीया एक वचन है, तो किस शब्द का द्वितीया एक वचन है? हम तब कहते हैं कि राम शब्द का यह द्वितीया एक वचन है। यानी जब राम शब्द कहते हैं तो राम शब्द की कोई प्रकृति हमें दिखाई नहीं पड़ती। उसी राम शब्द में हम प्रत्ययों को जोड़ करके क्रमशः रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान बनाते हैं और तदनुसार रामेषु तक पहुंचते हैं। इसी तरह हमारे पास 21 प्रत्ययों का, ठीक है, यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, इन प्रत्ययों के एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों के गुणन की दृष्टि से 21 प्रत्यय बनते हैं जो सुप कहलाते हैं। यानी सु और जस आम और सस से शुरू होकर के अंतिम में जाकर के सुप हमें मिलता है। तो ऐसे जो 21 प्रत्ययों का समूह है उसे हम सुबंत कहते हैं। उसी प्रकार 18 प्रत्यय होते हैं धातु रूप, धातु से क्रियापद बनाने के लिए, जहां पर के हम 3 वचन हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और 3 पुरुष हैं और 2 हमारे क्या होते हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद धातु के रूप होते हैं। तो तदनुसार परस्मय पद के 9 प्रत्यय और आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय मिलकर के 18 प्रत्ययों का निर्माण करता है और उन्हीं प्रत्ययों को जोड़ करके हम क्रियापद बनाते हैं। जैसे पठ धातु है, अगर उसमें हम ति प्रत्यय लगाते हैं, तिप प्रत्यय लगाते हैं, तब जाकर के पठति बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुबंत क्या है और तिङन्त क्या है। लेकिन इस संदर्भ में हमें केवल इतना मात्र लिखना चाहिए कि अत्र पद इति शब्दस्य अर्थः सुप तिङन्तम् भवति। इसके बाद आगे के आने वाले और 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का भी हम इसी रूप में विश्लेषण करेंगे। मित्रों, मूल विषय यहां पर प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, बल्कि प्रश्न के उत्तर को लिखना कैसे है और उन प्रश्न के उत्तर के अन्वेषण में हमें किस किस प्रकार से अपने को तैयार रखना है, ये चीज जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसा समझता हूं कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर को जिस प्रकार आपके सामने रखा, आप इसी रूप से इसकी तैयारी करें और इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें तो इन सारे प्रश्नों को केवल आप 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं। और 2 घंटे में तैयारी का मतलब है कि अन्य विषयों में जिस किसी भी एक प्रश्न के लिए जहां आप 2-2, 3-3 दिन देते हैं, वहां आप 10 नंबर के प्रश्नों को केवल 2 घंटे में तैयार कर लेते हैं। और इसलिए संस्कृत जो है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, ऐसा मेरा मानना है। हम इसकी चर्चा आगे भी अभी जारी रखेंगे। हम मिलते हैं थोड़ी देर में।
मित्रों, हम प्रश्न संख्या 5 की बात को लेकर चलें। प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 ये 3 प्रश्न हैं जो कि संधि से संबद्ध है। हम आप जानते हैं कि 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन संधि से संबद्ध 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो संधि विच्छेद या संधि करना, और दूसरा आगे आने वाले प्रश्नों में जो कि कंपलसरी का विषय ना हो, उसमें आपको सूत्रों की व्याख्या पूछ लेते हैं। इस प्रथम प्रश्न में आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है एक एक अंक के संधि और संधि विच्छेद के लिए। 5वां प्रश्न पूछा गया है, गंगा प्लस ओघः सूत्रोल्लेख पुरस्सरम संधि कार्यम विधेयम। प्रश्न छूटते ही हमें यह मालूम है कि गंगा प्लस ओघः जैसे ही आया उत्तर हमारे मन में है, हम वो उत्तर लिखेंगे। लेकिन उसके साथ सबसे आवश्यक चीज क्या है कि यह है कि सूत्रोल्लेख पुरस्सरम, अर्थात जो संधि हम करते हैं वो किस नियम से वह संधि हो रही है, उसके लिए क्या सूत्र हैं, उन सूत्रों को या उस संबद्ध सूत्र को वहां अवश्य ही लिखा जाना चाहिए। एक और प्रश्न बहुधा छात्र पूछते हैं कि सर यदि ऐसा लिखेंगे तो कितने नंबर आएंगे, और अगर ये गलती हो गई तो कितने नंबर कटेंगे। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं होता। कटने और काटने की गुंजाइश और संभावना निर्देश में नहीं दिया रहता, लेकिन यह स्वयं हम अपने विवेक से सोचें कि 1 नंबर का प्रश्न है, आपको एक संधि करनी है और उनके सूत्रों को लिखना है। अगर आप सूत्र नहीं लिखेंगे तो मैं समझता हूं, मैं अगर रहूं तो मैं 0 नंबर दूंगा, क्योंकि इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि गंगा प्लस औघः आपने गंगौघः लिख दिया। प्रश्न तो अधूरा रह गया ना, उत्तर अधूरा रह गया। आपको पूरा उत्तर देना और पूरे उत्तर के 1 अंक हैं। और यह कोई 7वीं 8वीं की कक्षा नहीं है कि राम की जगह पे राम की का में छोटी ई की मात्रा लगा दें तो भी नंबर मिल जाए। 7वीं 8वीं में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई अच्छी तरह से पढ़ो और नंबर मिलेंगे, इसलिए नंबर दिए जाते हैं। लेकिन ये यूपीएससी है जहां पर कि 4-5 लाख बच्चों के मध्य जो है वो कंपटीशन होता है, और उनमें जो पूरी तरह जिनमें कि किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी वही सफल होते हैं। तो हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए और ना ही अंकों को इस तरह से जोड़ना चाहिए कि यदि मैं इतना लिखूंगा तो कितना नंबर मिलेंगे और इतने लिख देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे। नहीं, हमें प्रश्न को फोकस करना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। सूत्रोल्लेख पुरस्सरम संधि की बात की जा रही है कि अगर आप संधि कर भी देंगे और सूत्र का उल्लेख नहीं करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं, इसका उत्तर 2 चरणों में होगा। गंगा प्लस ओघः इक्वल टू आप लिखेंगे गंगौघः, ठीक है, गंगौघः ये उत्तर होगा। और यहां पर आपको जैसा मैं निर्देश दे रहा हूं उसी अनुसार आप उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब उत्तर पुस्तिका में गंगा प्लस औघः लिखा होगा, आप इक्वल टू की मात्रा डाल करके गंगौघः और इति जरूर लिखें। मैं पुनः पुनः कह रहा हूं कि इति जो है वो केवल हाईलाइट करने के लिए है, वो एग्जामिनर की जो आंख है उनको कैच करने के लिए है। इति लिखने से ना तो अधिक नंबर मिलेंगे और ना ही इति न लिखने से नंबर कम मिलेंगे, बल्कि क्या है कि एक सुंदर तरीके से जो प्रश्न के उत्तरों की प्रस्तुति होती है, मैं उस दृष्टि से कहता हूं कि हमें इति लिखना चाहिए। तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ कि गंगौघः। फिर कह रहा है सूत्रोल्लेख पुरस्सरम। मित्रों, कभी कभी क्या होता है देखेंगे कि एक एक शब्द की संधि में 6-6, 7-7 सूत्र लगते हैं। जैसे जब आप जाएंगे पुनः रमते के लिए, तो पुनः रमते की जब आप करेंगे संधि विच्छेद का, उसका संधि विच्छेद करेंगे, या पुनः प्लस रमते का जब संधि करेंगे तो उसमें आपको 6-6, 7-7 सूत्र लगाने पड़ेंगे। लेकिन कई ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक सूत्र से आपका काम चला देता है, और यहां पर यही है कि आपको केवल पूछा जा रहा है कि कौन सा सूत्र जो है इन दोनों को नजदीक ला करके गंगौघः बना है। अब देखेंगे कि वहां सूत्र भी हमने लिखा है वृद्धि रेच। दूसरे शब्दों में यहां पर आपको वृद्धि रादैच नहीं लिखना है, वो संज्ञा सूत्र है, और संज्ञा सूत्र की यहां आवश्यकता नहीं है, बल्कि इमीडिएट जो दोनों
उत्तर पद और पूर्व पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद में जो इमीडिएट रिएक्शन से जो परिणाम निकालने का कार्य करता है वो वृद्धि रेचि करता है। इसलिए आपको यहां पे वृद्धि रेचि मात्रे ही लिखना है। अन्यथा जहां आप वृद्धि रादेच को लिखते हैं तो फिर कई सारे ऐसे सूत्र हैं अनावश्यक रूप से जिनको लाना पड़ेगा। तो हमें यहां पर केवल वृद्धि रेचि मात्र लिखना है। और आप लोग सभी जानते हैं कि एच प्रत्याहार के परे होने पर जो पूर्व के जो स्वर वर्ण है दोनों मिलकर के वृद्धि बनाता है। छठा प्रश्न है दिग प्लस पालह। सूत्रोल्लेख पुरस्सरम संधि कार्यम विधेयम। सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जो संधि विच्छेद का जो कार्य, संधि का जो कार्य है उसमें एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। यूँ तो हम लोग सभी एक सामान्य रूप से जानते हैं कि झलाम जशोंते एक सूत्र है जिस सूत्र को मैं व्हाइट फॉस्फोरस कहता हूँ। तो जब सूत्र की व्याख्या करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे कि यह क्यों व्हाइट फॉस्फोरस है। लेकिन इस जगह पे आप यूं समझें कि झलाम जशोंते क्या कहता है कि पद के अंत में अगर, यानी पूर्व पद के अंत में या पूर्व पद के अंत के बाद कोई पद हो या भी ना हो तो आने वाले जो झल प्रत्याहार होते हैं हम उनको जश में बदल देते हैं। यहां पर वो स्थिति नहीं है। यहां पर ऑलरेडी दिग यानी तृतीय वर्ण किया गया है और उसका जो परिणाम आएगा दिग प्लस पालह, हमें उसे करना है दिक् पालह, क हलंत आएगा। तो उत्तर क्या हुआ दिग प्लस पालह का? दिक् पालह। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस ग को हम क में कैसे बदलें। तो उस ग में क को बदलने के लिए खरी च यह सूत्र है जो कहता है कि खर परे होने पर पूर्व पद के तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, सद दहलंत प्लस कारह। अगर हमें परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर भी हम सत्कारह कहते हैं, या इसी तरह सद प्लस कार्यम अगर पूछा जाए तो हम उसके लिए सत्कार्यम शब्द करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और वहां पर खरी च सूत्र है। लेकिन इसी सत्कार्य को या आगे कोई जैसे जगदीश शब्द है, आपको जगत प्लस ईश किया जाएगा, जहां पर त ऑलरेडी प्रथम वर्ण है। यहां हम खरी च से प्रथम वर्ण में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जगदीश शब्द है तो वहां तो संधि विच्छेद सामान्य हम आप सभी जानते हैं, जगत त हलंत प्लस ईश बनता है। तो ऐसी स्थिति में उस त को हमें द करना है और उस त को द करने के लिए हम झलाम जशोंते सूत्र बनाते हैं। तो ऑलवेज हमें ध्यान में रखना है इस झलाम जशोंते के प्रयोग को और खरी चा के प्रयोग को। मेरा यह मानना है कि ये दोनों पद जो है एक दूसरे के विपरीत आचरण करने वाले ये दोनों सूत्र हैं, एक दूसरे के विपरीत, यानी खरी चा तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण में कन्वर्ट कर रहा है और झलाम जशोंते प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन दोनों में जो वैषम्य है, इन दोनों में जो भेद है, उन भेदों को ध्यान में रख करके परीक्षा में हम सावधानी पूर्वक संधि कार्य करें, ये यहाँ पर सामान्य निर्देश है। मेरा ये मानना है कि दिग प्लस पालह के माध्यम से एक तरह से यहाँ पर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। और कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में जो ये एग्जामिनेशन हॉल की जो साइकोलॉजी है उसमें विद्यार्थी फिसल जाता है और वो गलत कर बैठता है। तो उसी गलती से हमको दूर रहना है कि इस प्रकार के किसी भी भेद या अंतर में अपने को सावधान रखना है। सातवां प्रश्न है हरिर्गच्छति सूत्रोल्लेख पुरस्सरम संधि कार्यम विधेयम। हरिः गच्छति, ये तो संधि विच्छेद हो जाएगा, छूटते ही हम इसे समझ लेते हैं। प्रश्न पुनः वही है कि सूत्रोल्लेख पुरस्सरम, पुनः यहां पर भी हमें सूत्र का उल्लेख पूछा जाता है। अब इसके माध्यम से जो एक सामान्य बात क्या निकल कर आई कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के ऐसे सारे सूत्रों को हमें एकत्रित करना है और उन सूत्रों को हमें याद रखना है। अकः सवर्णे दीर्घः, इको यणचि, एचो यवायावः, वृद्धि रेचि, इसी तरह आद्गुणः, एंगः पदांतादति, एंगि पररूपम, ये तो कुछ हो गए आपको स्वर संधि के सूत्र। इसी प्रकार व्यंजन संधि के सूत्र हैं, विसर्ग संधि के सूत्र हैं, विसर्जनीयस्य सह, ससजुषोरुह,
अतोरुरप्लुतादप्लुते हसि च भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि लोपः शाकल्यस्य रोरि ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ऐसे कई सारे सूत्र हैं जिन सूत्रों की सूची बना करके आप उसे स्मरण में लाएं, उसे याद करें। पुनः मैं यहां पर एक संकेत देना चाहूंगा। हम पुस्तक से सूत्रों की सूची बना लेते हैं, उनको याद करने का भी हम प्रयास करने लगते हैं, लेकिन हमें स्मरण नहीं होता। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर याद कैसे करें। आप एक चीज अवश्य पाएंगे कि याद करने के लिए जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो कारक तत्व है, वह है आपका उच्चारण, वो है आपके पॉजेज, वो है आपका पंक्चुएशन। आप देखेंगे कि जिनने इस विद्या को हस्तगत कर लिया उनको कोई भी बड़े से बड़े संवाद, बड़े से बड़े श्लोक आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस जगह उतार है, किस जगह चढ़ाव है। हम उन चीज़ों को नहीं जानते, इसीलिए हमारे से गलती हो जाती है और हम याद नहीं कर पाते। तो ऐसे में किसी योग्य शिक्षक से आप चाहें तो, आजकल तो सारी व्यवस्था है, इन सूत्रों को स्पष्ट उच्चारण में रिकॉर्ड करवा लें, और जिस तरह आप कान में लगा करके कुछ और चीज़ों को सुन करके अभ्यास करते हैं, उसी तरह से उन सूत्रों को दूसरों के मुंह से सुन करके आप याद करें तो वह आसान होगा। क्योंकि अपने से जब पढ़ने जाएंगे, देखिए क्या गलती होती है। स्वप्न वासव दत्तम एक नाटक है और उसकी नायिका है वासव दत्ता। आप मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनेंगे, वासव दत्ता, यानी हम वासव उसके बाद दत्ता बोलते हैं। कुछ लोग पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं जो वास वदत्ता बोलते हैं, वास वदत्ता। देखिए लिखने की दृष्टि से तो आपने सही कर लिया, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वहां पर जो पॉजेज हैं या जहां ब्रेक है, जहां पर आपको रुकना है, वो परिवर्तित हो रहा है। यही एक और शब्द है, इसी में एक महामंत्री है जिसका नाम है योगंधरायण। ध्यान से सुनेंगे, लोग इसे योगंध नारायण लिखते हैं। योगंध नारायण इसलिए लिखते हैं कि हमारे यहाँ बड़े सारे प्रसिद्ध नाम हैं, हरिनारायण, शिव नारायण, कृष्ण नारायण आदि ऐसे नाम चलते हैं। तो नारायण शब्द हमारे समसकार में होता है और परीक्षा में हम योगंधरायण को योगंध नारायण लिख देते हैं। वो इसलिए कि वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उसे गलत तरीके से याद कर लेते हैं। तो मित्रों, जिन सूत्रों की चर्चा हम व्याकरण के क्रम में कर रहे हैं, वो सूत्र आपको गलत याद नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक भी वर्ण अगर मिस हो गया तो आपका वो पूरा का पूरा उत्तर गलत हो जाता है। अभी मैंने एक सूत्र बोला था आपके सामने, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ध्यान से आप सुने कि कु के बाद स्पेशली मैं ह के उच्चारण के लिए कितना प्रयत्नशील हूं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, लेकिन सामान्य लोग इसे अकु विसर्जनीयानाम कंठ बोल देते हैं। ह गायब हो गया। अब ह गायब हो गया तो पूरा का पूरा उच्चारण व्यवस्था ही जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए सुनने में कठिन लगता है कि बाप रे, संस्कृत में इतना याद करना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अगर किसी दूसरे अच्छे योग्य शिक्षक से आप अगर उसे उच्चारण करके रिकॉर्ड करके तब सुने तो मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें आपके लिए सरल हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे कई सारे उच्चारण जो हैं वो दोषपूर्ण होते हैं। तभी मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ, कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय के हों, महाविद्यालय के हों, उन योग्य शिक्षकों से उनको रिकॉर्ड अवश्य करवा लें। तो हरिर गच्छति के साथ चर्चा कर रहे थे हम लोग। हमने यहां पर निकाल लिया हरिह प्लस गच्छति, यानी हरि जाता है। इसका अर्थ लिखना नहीं है, हरि जाता है, यह अर्थ नहीं लिखना है हिंदी में। आपको केवल लिखना है हरिर गच्छति इक्वल टू हरिह प्लस गच्छति इति। ये तो आधा प्रश्न हुआ, और आधा देखिए आपको सूत्र पूछा जा रहा है, और सूत्र में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चूंकि पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो यह स्वर संधि और व्यंजन संधि का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, और जिस संधि के अंतर्गत पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो हम उसे विसर्ग संधि कहेंगे। अब विसर्ग संधि में गिने चुने 7 या 8 सूत्र हैं, उनमें से कोई एक होगा तो शायद आप पहला या दूसरा सूत्र अगर आप रिकॉल करें तो आप जानते होंगे, ससजुषो रूह, वो क्या करता है, विसर्ग को र कर देता है, और वही विसर्ग का र जो है गच्छति में र हलंत यानी र आधा, तो जुड़ करके ऊपर रेफ हो गया और वो हरिर गच्छति बन गया। तो हमें परीक्षा में लिखना है कि ससजुषो रूह इति सूत्रस्य इति सूत्रेण अत्र विसर्गस्य र इति भूत्वा हरिर गच्छति शब्दः निष्पन्नः इति।
2-3 वाक्य का जो है आपका पंक्ति का वो उत्तर हो गया। इसके आगे 8वां प्रश्न है। वस्तुतः क्या है कि यूपीएससी के सिलेबस में व्याकरण के जितने भी आपके पाठ्यक्रम में विषय दिए गए हैं, संज्ञा है, संधि है, समास है, कारक है और वाच्य है, ये व्याकरण के 5 प्रमुख तत्व है जिनसे कि संबद्ध प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। हमने संज्ञा प्रकरण के प्रश्नों का उत्तर किया, हमने संधि का किया, कारक का यहां नहीं पूछा जा रहा है, कारक का सविशेष वहां व्याख्या में पूछा जाएगा। यहां अभी हम देख रहे हैं वाच्य से संबद्ध एक प्रश्न है और यह बड़ा ही सामान्य है और बहुत अधिक यह पूछा जाता है। और मित्रों, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर आपने कर्मवाच्य संस्कृत में सीख लिया तो आप संस्कृत में बहुत ही सुंदर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और फिर किसी भी रूप में आप पूरे संस्कृत को संस्कृत मीडियम में यूपीएससी में दे सकते हैं। यहां आपको भी जो प्रश्न है वो कर्मवाच्य बनाने के लिए पूछा जा रहा है। प्रश्न है, देवदत्तः ग्रामं गच्छति वाच्य परिवर्तनम क्रियताम। देवदत्तः ग्रामं गच्छति वाच्य परिवर्तनम क्रियताम। वाच्य के समान रूप से 3 नियम है। ध्यान रखेंगे, मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं, इसे सामान्य की दृष्टि से ही समझा जाना चाहिए, अन्यथा और ढेर सारे बड़े बड़े नियम हैं। उन नियमों का विश्लेषण जो बार बार मैं कह रहा हूं, जो पुराने जो व्याकरण के लेक्चर्स हैं कि प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, उनमें इन सारे विषयों का विश्लेषण किया गया है। यहां हम देखें जो 3 सामान्य नियम किया है। किसी भी जो कर्तृवाच्य है, एक्टिव वॉइस है, उनमें 3 प्रकृति होती है, एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। यह सामान्य रूप से वाक्य है। मैं घर जाता हूं, मैं कर्ता है, घर कर्म है, जाता हूं क्रिया है। यही प्रवृत्ति सामान्य रूप से सारी भाषाओं की होती है। संस्कृत में भी ऐसा ही है। संस्कृत में क्या कह रहे हैं? देवदत्तः ग्रामं गच्छति। देवदत्तः कर्ता है, ग्रामम कर्म है, गच्छति क्रिया है। अब यहां हम क्या करते हैं कि जो कर्ता है उसको उनके विभक्ति और वचन के अनुसार तृतीया विभक्ति में लाते हैं, उनके लिंग और वचन के अनुसार तृतीया विभक्ति में लाते हैं। तो देवदत्तः की तृतीया विभक्ति क्या है? देवदत्तेन। और जो कर्म होता है उस कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हम उसे प्रथमा विभक्ति में ले लेते हैं। जैसे ग्रामम शब्द है, ग्रामम यहां कर्म है, द्वितीय विभक्ति में है, इसको हमें प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट करना है। ग्राम शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का एक वचन रूप हमें बनाना है यहां पर, तो ग्रामम कन्वर्ट हो गया क्या? ग्रामः। तो देवदत्तेन ग्रामः। अब उसके बाद जो क्रिया है, उस क्रिया में सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि जिस वचन की वह जिस लकार में जिस काल की वह क्रिया है, उस क्रिया के धातु में हम यत् प्रत्यय लगाते हैं, य। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पठ धातु है, हमने उसमें य लगा दिया और आत्मने पद की तरह रूप चलाएंगे। आत्मने पद के आप रूप जानते हैं, लभते, लभेते, लभंते। तो इसी तरह पठ धातु में य प्रत्यय लगाया, पठ्य बना। अब उसको आत्मने पद की तरह चला लें, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। अब चूंकि जिस लकार, जिस विभक्ति और वचन में, क्षमा करेंगे विभक्ति नहीं कहें, जिस वचन में हमने कर्म को रखा है, उसी वचन के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। एक वचन है ग्रामः और क्रिया है हमारा गम धातु से बनने वाली क्रिया है, तो ग्रामः गम्यते। ठीक है, लेकिन अगर यही बहुवचन होता ग्रामाः, तो यहां पर हम क्रिया को भी बहुवचन बना देते, गम्यन्ते। तो अब क्या वाच्य परिवर्तन हुआ? देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। हमें वाच्य परिवर्तनम क्रियताम लिखा हुआ है। आपके ऊपर में उत्तर पुस्तिका में यह प्रश्न होगा, उसके नीचे जगह होगी, उसके नीचे आपको केवल इतना मात्र लिखना है कि देवदत्तेन ग्रामः गम्यते इति। पुनः इति केवल हाईलाइट करने के लिए। तो यह आपका एक और प्रश्न हो गया, एक प्रश्न का उत्तर। इसके बाद 9वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न समास पर आधारित है। समास की 2 प्रक्रिया होती है। एक क्या होता है कि जो टूटे हुए विभक्ति से युक्त शब्द होते हैं, उनको हम जब जोड़ देते हैं तो उनको कहते हैं समास विधान। और दूसरा,
जो शब्द हैं बड़े, उनको हम जब तोड़ देते हैं अलग अलग विभक्तियों में, तो उसे हम कहते हैं विग्रह। जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र, ये शब्द है, हिंदी में कहें तो राजपुत्र, अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। इसी को संस्कृत में हम लिखते हैं राज्ञः पुत्रः। तो राज्ञः पुत्रः की जो स्थिति है इसे हम कहते हैं विग्रह, लेकिन इसी को जब जोड़ देते हैं तो वो राजपुत्र कहलाता है, जो बन गया समास। प्रश्न पूछा गया है आपको, गंगायाः समीपम, दूसरे शब्दों में दो वर्ण यहां हमें दो अलग अलग शब्द मिल रहे हैं, तो यह विग्रह वाक्य है। गंगायाः समीपम विग्रह वाक्य है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि समास नामो लेख पुरस्सरम समासो विधीयताम। दूसरे शब्दों में यहां पर आपको इन दोनों शब्दों को समासिक शब्द में बदलना है। विग्रह वाला जो वाक्य है उनको समासिक शब्द बनाना है, और उसमें कौन सा समास है वो लिखना है। ध्यान रखेंगे, समास में सूत्र नहीं लिखने हैं यहां पर, इसलिए हमें सूत्रों की चिंता इस जगह पे नहीं करनी है। गिने चुने समास हैं, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। इन चारों समासों के अंतर को हम लोग जानते हैं। द्वंद्व समास में दो वर्णों का कह सकते हैं कि दो अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होती है, जिनकी अपनी स्वयं की आइडेंटिटी होती है। बहुव्रीहि समास में तृतीय अर्थ को हम पाते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव बहुधा क्या होता है, उपसर्ग से प्रारंभ होने वाला होता है अव्ययी भाव समास। और उस अव्ययी भाव समास में जो उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं, उन उपसर्गों का कोई ना कोई विशेष अर्थ होता है। जैसे अगर अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका विशेष अर्थ हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, यानी अगर अधिगंगम कहें तो इसका विग्रह केवल इतना बनेगा, गंगायाम इति। इसी तरह एक उपसर्ग है उप, जैसे उपसर्ग बार बार कहते हैं तो सर्ग से पहले उप लगा हुआ है, तो यह उप उपसर्ग है। और इस उप का मतलब होता है समीप, नजदीक। आपके सामने शब्द है गंगायाः समीपम, तो गंगायाः समीपम, समीपम के लिए हमने क्या शब्द ले लिया, उप। और उप जो है वह हमें आगे जोड़ना है, और गंगा शब्द को हमें नपुंसक लिंग बना देना है, क्योंकि अव्ययी भाव के जो भी समास होते हैं वे सारे जो शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं और अव्यय होते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इसका उत्तर आपके लिए है उपगंगम इति, और समास का जो नाम होगा वह अव्ययी भाव समास इति। तो इस प्रकार से गंगायाः समीपम का समासिक शब्द बना उपगंगम, और उपगंगम में जो समास है उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। इतना लिखें, इति लगा दिया, आपके प्रश्न के उत्तर हो गए, आपको एक अंक पूरा मिल गया। यानी ऐसी जगहों पर अंक के कटने की संभावना नहीं ही होती है, और यही कारण है कि संस्कृत को जो कभी कभी कह दिया जाता है कि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो इसी कारण से कि जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना अगर आपने सही तरीके से लिखा तो उसके अंक पूरे मिलते हैं। व्याकरण में, डिस्क्रिप्टिव में नहीं, वर्णनात्मक में नहीं, व्याख्यात्मक में नहीं, विश्लेषणात्मक में नहीं, लेकिन व्याकरण में पूरे अंकों की संभावना होती है। और अगर व्याकरण में आप पूरे अंक ले लेते हैं, अगर रेस्ट में 50% मार्क्स भी आते हैं, तो आप समझिए कि वह नंबर आपका कितना आगे चला जाता है। 10वां प्रश्न, हम अभी समास की चर्चा निरंतर करते रहे हैं, और इस समास की चर्चा में हमने कहा था एक होता है विग्रह वाक्य और एक होता है समासिक शब्द। अब देखेंगे नीलोत्पलम शब्द है, और इसके लिए लिखा हुआ है कि विग्रह पूर्वकम समास नाम लिखत। मित्रों, यानी दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि वो समास के नाम पूछ रहे हैं। हमने अभी 4 समासों के नाम लिए थे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। बल्कि इसे क्रम की दृष्टि से देखें तो इसे ऐसा कहना चाहिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यह क्रम जो है वो सही है अर्थ की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अर्थात उस समास में जो शब्द हैं उन शब्द, वे सारे के सारे शब्द अपने महत्व का परित्याग कर देते हैं और किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं।
तो इसीलिए ये 4 नाम है। लेकिन इसके साथ साथ जो तत्पुरुष समास है इसके कई भेद हैं, बहुत सारे भेद हैं। अलुक तत्पुरुष है, कर्मधारय है, नय है, मध्यम पद लोपी है, इसी तरह प्रादि तत्पुरुष हैं और विभक्ति परक जितने भी हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार ये जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं। उन्हीं में एक भेद है कर्मधारय। और कर्मधारय में क्या हो रहा है, यहां पर देखें कि नीलोत्पलम शब्द है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसमें विशेषण विशेष्य संबंध देख रहे हैं। नील शब्द जो है वो विशेषण है और उत्पल शब्द जो है वह विशेष्य है। तो यहां पर इसका जो विग्रह बनता है नीलम च तत् उत्पलम, अर्थात वह कमल जो नील वर्ण का हो। तो नीलोत्पल का यहां पर यह समास है। परीक्षा में हम लिखेंगे विग्रह वाक्य बना करके नीलम च तत् उत्पलम इति। ये एक उत्तर हुआ। और समास का नाम जैसे भी मैंने चर्चा की, वहां पर समास नाम इक्वल टू कर्मधारय तत्पुरुष समास इति। हम यहां तत्पुरुष समास इसलिए जोड़ रहे हैं कि ऐसा न लगे कि कर्मधारय की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, एक अलग आइडेंटिटी है। हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसलिए हमने तत्पुरुष वहां पर जोड़ दिया है ताकि ऐसा संकेत जाए कि कर्मधारय जो है यह तत्पुरुष के अंतर्गत है और सामने जो लिखने वाला छात्र है उनको इस विषय का ज्ञान है, इसलिए इन्होंने तत्पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। तो किसी भी प्रकार की हम न्यूनता अपने उत्तर में न रहने दें, इसीलिए हमने यहां पर आपको निर्देश दिया कि हम कर्मधारय तत्पुरुष समास लिखें। मित्रों, एक सामान्य कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सारी जो सावधानियां हमने बताई है वो इसीलिए बताई है क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें होती है, अगर 2 कॉपी में हमें कंपैरिजन करना हो, अगर 4-5 कॉपियां हैं और कॉपियों में सब में उत्तर सही हो, नंबर सबको समान मिलेंगे, लेकिन फिर भी किसी एक ने बहुत ही अच्छा, किसी भी एक कॉपी को बहुत अच्छा हम कब कहेंगे, जब में इन सारी समस्याओं का, इन सारी शंकाओं का समाधान हो, हम उसको श्रेष्ठ कहते हैं। और वही कॉपी जो है वो आगे बढ़ती है, उसी के अंक आगे आते हैं, अधिक आते हैं, जिनका कि बाद में सफल चयन होता है। तो इन सावधानियों की ओर ध्यान दें। हम अगली बार फिर भी इसी तरह इन्हीं प्रश्नों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उस प्रश्नों की चर्चा में गंभीर संस्कृत में जो लंबे लंबे प्रश्न होते हैं, संस्कृत में उसके उत्तर हम कैसे लिखें, हम उस पर टिप्पणी करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे और उदाहरण के रूप में कुछ मानक 1-2 प्रश्न को आपके सामने हम चर्चा में लाएंगे, जिसे पढ़ करके आप आगे की और अपनी चीज को मजबूत कर सकते हैं, दृढ़ कर सकते हैं और उसी दृढ़ता के आधार पर आप अपनी परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी शुभ कामना के साथ मैं आज की परिचर्चा यहीं खत्म कर रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का। एक बार फिर से इनके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिली और उम्मीद करते हैं कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ख़ासतौर पर संस्कृत विषय से जो परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर लाभ मिला होगा। मित्रों, हम यही चाहते हैं कोई भी आपके सुझाव हो, प्रश्न हो या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और फिर हम आपसे और बातें करेंगे इस विषय के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। Thank you.